Okay, so now today's topic is medication adherence, which is the part of unit second of pharmacy practice. ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एडहेरेंस, मेडिकेशन एडहेरेंस का मीनिंग क्या होता है और इसके लिए जो मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस होता है उसके कॉजेस क्या होते हैं, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है इसके अंदर और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकेशन एडहेरेंस. बेसिक मीनिंग ऑफ द एडहेरेंस. एडहेरेंस का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? अडेयर रहना, मतलब किसी चीज पे निर्भर रहना या उससे अटैच्ड रहना. ठीक है, तो मेडिकेशन एडहेरेंस का मीन्स इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच अ पेशेंट्स मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर coincides with the intention of the health advice he or she has been given. मेडिकेशन एडहेरेंस का बेसिक मीनिंग क्या है कि पेशेंट का मेडिकेशन लेने का जो तरीका है वो कितने हद तक वो फॉलो करता है रूल्स को, बेसिकली वो कहलाता है आपका मेडिकेशन एडहेरेंस. मतलब कुछ लोग होते हैं जो कंप्लीटली डॉक्टर्स के दिए गए मेडिकेशन को कंप्लीट फॉलो करते हैं कि अपनी हेल्थ जो है वो प्रॉपर हो जाए, और कुछ जो होते हैं वो उनके रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं. तो जो रूल्स को एक तरीके मतलब किसी कोई पर्टिकुलर एक्सटेंट तक आपका जो तरीका है मेडिकेशन लेने का अपनी हेल्थ को लेके, उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस. ठीक है, it is one of the most important factors which determine therapeutic outcome, especially in patients suffering from chronic illness. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है या बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को अगर बहुत क्रॉनिक बीमारी है और उसको डॉक्टर ने एडवाइस की है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, बट जो पेशेंट है वो उस प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस वजह से उसकी जो मतलब जो हेल्थ होती है वो प्रॉपर सही नहीं हो पाती है. तो यही चीज है कि यहाँ पे जो मेडिकेशन एडहेरेंस है ये एक मेन चीज है डिटरमाइन करने का कि क्या रिजल्ट फाइनली मिल रहा है अपने को. ठीक है, सो कब जरूरी हो जाता है एडहेरेंस, ये है. पहली चीज आती है रिप्लेसमेंट थेरेपी. For example, thyroxine and insulin are essential for maintaining the body's metabolism and must be used regularly as prescribed. Like in the case of thyroid or in the case of diabetes, आपको दोनों ही केस में ये दोनों चीजें जैसे लाइक थायरोक्सिन एंड इंसुलिन, मतलब डायबिटीज है अगर आपको या फिर आपको थायराइड है तो आपकी मेडिसिन नॉर्मली लाइफ टाइम चलती हैं और आपको रेगुलरली उसको लेना होता है अपनी बॉडी को मेटाबोलाइज, मतलब बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए उनको आपको डेली के रूप में लेना होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मेडिकेशन एडहेरेंस जरूरी है. मतलब कि आपको मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट ही रहना है, मेडिसिन को प्रॉपरली फॉलो करना है. अगर आप किसी दिन थायराइड की मेडिसिन नहीं लेते हैं या किसी दिन शुगर की मेडिसिन नहीं लेते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो ये एक तरीके से डेली बेसिस पे हमको लेनी होती है, वहां पे आपका एडहेरेंस जरूरी होता है. ठीक है, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. लाइक अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको नॉर्मली अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको डेली के डेली वो मेडिसिन लेनी होती है ताकि आपकी बॉडी में आपका जो ये सब चीजें हैं रेगुलर रहें. ठीक है, maintenance of serum concentration to control a particular disorder. For example, anticonvulsant. Subtherapeutic level of anticonvulsant may increase the risk of convulsion in an epileptic patient. आप मतलब एंटी कन्वर्जेंट जो ड्रग्स होती हैं उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर उनका प्रॉपर लेवल में नहीं होगा तो जो मिर्गी के दौरे पड़ने के चांसेस होते हैं वो बढ़ सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पे एडहेरेंस, मतलब कहाँ कहाँ पे हमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, अकॉर्डिंग टू एडवाइस उनको लेना होता है. लाइक इन द बीपी, इन शुगर, इन डायबिटीज़, इन थायराइड और इन एपिलेप्सी. तो इन जगहों पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है
उसके अलावा कुछ अदर डिसीज है लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की अगर हो जाती है किसी को प्रॉब्लम, तो नॉर्मली 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, वो रेगुलरली लेना होता है। ठीक है, किसी को अगर लीवर में इन्फेक्शन हो गया है या कोई एड्स की प्रॉब्लम है या कुछ सम अदर प्रॉब्लम्स आर देयर, तो उस केस में उसका कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन हमें प्रॉपर रूप में लेना होता है। मतलब एक तरीके से हमें मेडिकेशन के ऊपर कंप्लीटली रूल को फॉलो करना होता है कि जिस टाइम पे लिखा हुआ है हमें उस टाइम पे बेसिकली लेनी ही लेनी है। ठीक है, उसके अलावा आता है एक्सटेंट ऑफ नॉन एडहेरेंस। द एक्सटेंट ऑफ नॉन एडहेरेंस इन द जनरल पॉपुलेशन इन द आउट पेशेंट सेटिंग कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम as poor as 33% with antibiotic treatment to as high as 94% for hypertension in the first year of treatment। मतलब ये नॉर्मली तरीका जो मतलब पता लगाया गया है कि जो नॉन एडहेरेंस होता है वो नॉर्मली कितना पाया गया है पेशेंट्स के अंदर। तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के साथ में 33% आया नॉन एडहेरेंस, लेकिन इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन 94% आपके पास जो केसेस हैं वो आए हैं नॉन एडहेरेंस के। ठीक है, it is estimated that as many as 50% of prescription fail to produce the desired result because of improper use, and 14 to 21% of patients never even fill their original prescription। कुछ मतलब एक नॉन एडहेरेंस को पता लगाया गया है, तो कई बार पता चला है कि जो 50% लोग होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में जो उनको मेडिसिन दी गई हैं उनका प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली दग नहीं ले रहे हैं। अगर उनको 3 बार लेने को बोला है वो एक ही बार ले रहे हैं, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। और कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको बोला है कि आपको 10 दिन का ट्रीटमेंट लेके वापस से आना है और डॉक्टर को दिखाना है, फिर वो वापस से मेडिसिन इशू करेगा, आपको लेके जानी है। लेकिन तो पेशेंट क्या करते हैं, आपको 5 दिन की मेडिसिन दी, 5 दिन में अगर आप ठीक हो गए तो आप वापस डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है कि क्या जरूरत आ रही है डॉक्टर के पास जाने की। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो नॉन एडहेरेंस की तरफ ले जाती हैं या प्रॉपर रिजल्ट नहीं शो कर पाती हैं। ठीक है, अब क्या कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि हमने नॉर्मली पढ़ ही लिया कि क्या कॉज हो सकते हैं, तो कुछ कंडीशंस हैं लाइक द whether the prescription was honored, the medication was overused or underused, or whether non-prescription medicines were used। आपको प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन लिखी हुई हैं, या तो आप अगर 3 दिन में 3 बार लिखी है तो आप एक ही बार ले रहे हो, या फिर कभी आपकी स्किप हो गई तो आप दूसरे दिन में डबल डोज ले रहे हो। तो या तो आप बहुत कम यूज कर रहे हो, प्रॉपर यूज मतलब या तो कम यूज कर रहे हो या ज्यादा यूज कर रहे हो, या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का आप सेल्फ मेडिकेशन का यूज कर रहे हो, तो उन सब केस में मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन जो लिखी होती हैं वो लेके आते हैं, देन हाँ हम लोग कई बार जैसे मॉर्निंग में ले ली, दिन में ले ली, हम इवनिंग में लेना भूल गए, तो हमारा अंडर यूज हो जाएगा, हम 3 की जगह 2 ही मेडिसिन लिए। अब हम क्या करते हैं कि चलो आज छूट गए तो हम इसको कल ले लेते हैं, तो आप कल इसकी डबल डोज ले लेते हो, तो वो ओवर यूज हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो नॉन एडहेरेंस की तरफ अ, अपने मतलब ये एक तरीके से नॉन एडहेरेंस का कॉज होता है। ठीक है, अ, उसके अलावा इसके नॉर्मली अगर हम देखें तो 2 तरीके के कॉज है, वन इज द प्राइमरी एंड वन इज द सेकेंडरी। प्राइमरी बेसिकली होता है इंटेंशनली, अगर आप कोई चीज को इंटेंशनली कर रहे हैं तो इज नोन एज द प्राइमरी कॉज। और अगर सेकेंडरी है जो कि अनइंटेंशनली होता है, गलती से हो गया है, तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी कॉज। ठीक है, तो इंटेंशनली में क्या होता है, द पेशेंट डज नॉट एडहेयर टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑन हिज ऑन वायलेशन। खुद खुद से ही वो प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं कर रहा है कि ठीक है 4 लिखिए 2 खा लो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है मत खाओ क्या फर्क पड़ रहा है, इससे अपने को प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं खाते हैं छोड़ देते हैं। तो पेशेंट जो खुद जान पूछ के ही अपने प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं कर रहा है वो कहलाएगा आपका प्राइमरी कॉज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। लाइक इसमें जैसे एग्जांपल दिया है कि पेशेंट में टेक लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड डोज विद एन assumption that the prescribed dose is high or may take more than the prescribed dose expecting quicker recovery from the disease। दोनों चीज कर सकते हैं, आप करते भी हैं, मतलब सभी लोग करते हैं
कि आपको हाई डोज की दवाई दी गई है, अब आपको उससे दिक्कत हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, लाइक आपको बेचैनी हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेडिसिन को लेना छोड़ देते हैं कि ठीक है यार हमको इससे दिक्कत हो रही है तो हम ये मेडिसिन ना लें तो सही हो जाएगा। कई बार हम ऐसा करते हैं कि यार एक दवाई से ठीक नहीं हुआ हमारा सिर दर्द या हमारा पेट दर्द, एक दवाई से ठीक नहीं हुआ तो हम एक और मेडिसिन ले लेते हैं, तो इससे क्या हो जा रहा है, डबल डोज हो जा रहा है। तो ये एक इंटेंशनली चीज है कि आप जान बूझ के कर रहे हैं, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका इंटेंशनली कॉज। ठीक है। सेकेंडरी कॉज आता है अनइंटेंशनल, मतलब आप जानते ही नहीं है उन चीजों के बारे में और गलती से आपसे वो चीज हो जा रही है, तो वो कहलाती है आपकी अनइंटेंशनली। व्हेन द पेशेंट हैज मिसअंडरस्टूड और फॉरगेटन द डॉक्टर डायरेक्शन, उसको जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा गया है वो उसे कभी समझ में नहीं आया, या फिर उसने उसने जो डॉक्टर ने उसको समझाया था वो भूल गया, या पर्टिकुलर उसमें जो भी प्रॉब्लम है या फिर उसको कुछ याद नहीं रहता है या कोई भी और प्रॉब्लम है, उस वजह से वो प्रिस्क्रिप्शन को पूरा फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो कॉज होता है अनइंटेंशनल कॉज। ठीक है। Like example, for example, patients may cease to take antibiotics after 2 days or anti-tubercular drugs after 2 months if they forget that the doctor had advised them that a full treatment course should be completed. कई बार आपको जब फीवर वीवर आता है तो आपको एंटीबायोटिक का पूरा डोज दिया जाता है, लेकिन आप में भी आपको भूल जाते हो कि आपको इतना लंबा डोज लेना है। कई बार वो ट्यूबरक्लोसिस का नॉर्मली मैंने आपको बताया कि 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ठीक है डॉक्टर ने 6 महीने का लिखा है तो हम पूरे एक साथ 6 महीने के लिए लाए, 2 महीने की लाई खा ली और फिर भूल गए कि आगे कंटिन्यू भी करना था। तो ये इस टाइप से जो आपके मतलब जो जनरेट हो जाते हैं वो कहलाता है आपका अनइंटेंशनली। इंटेंशनली आप जानबूझ के ही कर रहे हैं, आप सब जानते हुए भी ओवरडोज या लो डोज ले रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है इंटेंशनली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रोल ऑफ फार्मासिस्ट की मेडिकेशन एडहेरेंस में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। ठीक है। तो pharmacists are in a unique position to improve medication adherence because they can actually show the medication to the patient and relate any information to the medication itself. सबसे मेन रोल है फार्मासिस्ट का। आपको डॉक्टर क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके कहाँ आएगा, मेडिकल स्टोर पे आएगा। मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट ही होता है जो उसको बताता है कि आपको ये मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी है, दिन में 4 बार लेनी है। उसके पीछे लेबल लगाता है, उस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में आपको पूरी चीजें बताता है, वो होता है फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का ही मेन रोल है कि वो आपको पूरी प्रिस्क्रिप्शन समझाएगा कि आपको किस किस तरीके से इसको लेना है ताकि आप उस चीज को भूल ना पाए। तो वो आपको लेवल लगा के दे देता है कि भैया दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, खाना खाने के पहले लेनी है, सुबह लेनी है खाली पेट। एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मासिस्ट। ठीक है। उसके अलावा लिखने के अलावा वो आपको और भी डिटेल में भी समझा भी देता है, लिख भी देता है, सब कुछ कर देता है, हर तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है पेशेंट्स को। ठीक है। अब ये है कि द इंफॉर्मेशन दैट पेशेंट्स नीड टू नो विच फार्मासिस्ट कैन पार्ट्स इंक्लूड्स, मतलब आप बेसिकली ये पता होना चाहिए कि पेशेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें फार्मासिस्ट से पूछनी है, या बेसिकली फार्मासिस्ट को ये पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या चीजें पेशेंट को बतानी है। तो पहली चीज हमें बताना होता है कि जो भी मेडिसिन आपको दी जा रही है उसका नाम क्या है और उसका यूज क्या है। ये बेसिकली पेशेंट का काम होना चाहिए कि वो फार्मासिस्ट से पूछे और फार्मासिस्ट ये सब चीजें उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है। हमें किस तरीके से और कब ये मेडिकेशन लेना है, क्या क्या साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन हमें यूज करनी है, कोई किसी पर्टिकुलर इसको दूध के साथ नहीं लेना है या इसके साथ नहीं लेना है या कोई और चीज के साथ नहीं लेना है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। कितना टाइम तक आपको ये थेरेपी को कंटिन्यू रखना है वो मेंशन करनी होती है। एक्शन टू टेक इफ अ डोज इज मिस्ड, अगर आप कोई डोज गलती से मिस कर गए हैं तो आपको फिर नेक्स्ट डोज को कब लेना है, कैसे लेना है, वो भी वो बताता है। हाउ टू टेल इफ द मेडिकेशन इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे कि मेडिकेशन का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव द फार्मासिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप। ऐसी कौन सी तरीके हैं जिनसे कि हम फार्मासिस्ट और पेशेंट के रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सके। तो पहली चीज, एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। जो पेशेंट्स को क्वेरीज हैं, जो वो पूछना चाहता है, उसे फार्मासिस्ट को सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल नीड जो भी रिक्वायर्ड है पेशेंट को, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। पेशेंट को की एजुकेशन को इंक्रीज करना चाहिए, लाइक मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहिए। encourage patient to discuss their main concern without interruption और premature closing। पेशेंट्स को encourage करना चाहिए कि वो कुछ भी पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। elicit patient perception of the illness and associated feelings and expectations। लाइक उससे उसकी जो बीमारी है उसके बारे में जो वो फील करता है, जो वो सोचता है, वो उससे पता करना चाहिए। और एक्टिव लिसनिंग, किस तरीके से आपको प्रॉपर चीजें सुननी है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करनी है, वो आपको आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। पेशेंट को समझना, लाइक अगर हम टीचर स्टूडेंट की बात करें तो टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या जानना चाहता है, क्या समझना चाहता है, ओके। उसी तरीके से नेगोशिएट और ट्रीटमेंट प्लान। चेक द पेशेंट्स अटेंशन टू मेडिकेशन एडहेरेंस। सबसे मेन चीज कि पेशेंट को मेडिकेशन एडहेरेंस पे कितना वो फोकस कर रहा है, कितना प्रॉपरली वो तरीके से दवाई ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये सब काम फार्मासिस्ट का होता है चेक करना, ठीक है। उसके अलावा ये नॉर्मल है कि पेशेंट का क्या डिसीजन होगा, उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना है, उसको हर तरीके से हेल्प करनी है। उसकी लैंग्वेज में ही उससे बात करने की कोशिश करनी है। अगर वो हिंदी बोल रहा है तो आपको हिंदी में जवाब देना है, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो आप इंग्लिश में जवाब दें, अगर वो हाड़ौती बोल रहे हैं तो आप उससे हाड़ौती में बात करें। तो उससे क्या होगा कि वो आपसे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा और आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएगा, जिससे आप मेडिकेशन एडहेरेंस को कंटिन्यू रख पाएंगे, ठीक है। अब हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट कितना मेडिकेशन की तरफ एडहेर है, कितना मेडिकेशन की तरफ अट्रैक्ट है, हमें वो मॉनिटर करना है। तो हम कैसे मॉनिटर करेंगे? तो फुल एडहेरेंस टू मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड एज अ ड्रग कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज टेकन। A number of approaches have been used for the aim of monitoring medication adherence because it has been shown in improving adherence to medical therapy would substantially lead to both health and economic benefits। हमें मेडिकेशन के एडहेरेंस को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही जो पेशेंट है उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो उसके इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए, उसकी हेल्थ और साथ ही साथ उसकी इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए हमें मेडिकेशन एडहेरेंस को बढ़ाना होता है। तो उसके पहले हमें उसको मॉनिटर करना होता है कि मेडिकेशन एडहेरेंस प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली दो की फैक्टर्स होते हैं जब हम मेडिकेशन एडहेरेंस को डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर होता है मॉनिटरिंग, दूसरा फैक्टर होता है इंटरवेंशन। मॉनिटरिंग मींस व्हिच इज अल्टरनेटिवली रिफर्ड टू एज असेसमेंट, क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट और इवेल्युएशन। मॉनिटरिंग का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो ड्रग आप दे रहे हैं उस ड्रग का मतलब पेशेंट ने वो ड्रग ली या नहीं ली, उसका आपको इवेल्युएशन करना पड़ता है। उसी से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि वो मेडिकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। और सेकंड फैक्टर होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन विच इज नॉन दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंप्रूविंग एडहेरेंस टू मेडिकेशन और करेक्टिंग इट वंस इरनेस और ड्रिफ्ट इज डिटेक्टेड। इंटरवेंशन का मतलब कि आप उसे इम्प्रूव कर सके। मॉनिटरिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो मेडिकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है। इंटरवेंशन में हम अगर उस प्रॉपर ड्रग नहीं ले रहा है तो हम उसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आता है हमारे सेकंड फैक्टर। अब हम बात करते हैं मेथड्स की कि कौन कौन सी मेथड हैं जो मेडिकेशन एडहेरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं।
डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। हमें पता तो लगाना पड़ेगा ना भैया बंदा दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा है, कैसे पता लगाओगे? तो डायरेक्ट मेथड क्या होती है? डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को वाइल टेकिंग द मेडिकेशन, लेबोरेटरी डिटेक्शन ऑफ द ड्रग इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ द पेशेंट। सबसे मेन तरीका होता है उसका यूरिन और उसका ब्लड में ड्रग को चेक करना कि वो ड्रग ले रहा होगा तो उसके यूरिन में और उसके ब्लड में ड्रग का सैंपल आएगा, मतलब मेडिसिन का सैंपल कहीं ना कहीं शो होगा। उसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो डॉक्टर्स लाइक काफी सारे तरीके होते हैं डॉक्टर्स के पूछने के कि आपने दवाई ली या नहीं ली। लाइक अगर आपको आयरन दिया जाता है नॉर्मली तो उससे जो स्टूल्स होते हैं वो एकदम ब्लैक कलर के आ जाते हैं। तो डॉक्टर का पहला क्वेश्चन होता है, अगर आप आयरन लेने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछता है कि आपके स्टूल कैसे हो रहे हैं। तो अगर उसमें ब्लैकिश कलर आ रहा है, अगर आप उसको बताते हैं, इट मीन्स कि वो आपकी बात से एग्री होता है कि इसका मतलब आप दवाई ले रहे हो। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है रिफाम्पिसिन, जो ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग के लिए यूज करते हैं। उसको लेने से आपकी जो यूरिनेशन होता है वो एकदम ऑरेंजिश कलर का होता है। तो इससे जैसे कुछ ड्रग्स का कुछ पर्टिकुलर तरीका होता है जिनसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं डॉक्टर इजीली। और उसके अलावा सेकंड तरीका तो ये है, ब्लड निकाला और यूरिन सैंपल कलेक्ट किया और उसके थ्रू भी आपका टेस्टिंग करके पता लगाया जा सकता है। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट डिटेक्शन में वही कि आपके पर्टिकुलर जो भी मतलब जो भी लिया है आपका बायोलॉजिकल फ्लूइड, ब्लड लिया या यूरिन लिया, उसमें कितने अमाउंट में आपका मेडिकेशन प्रेजेंट है, उससे आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप मेडिकेशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड तो बहुत इजी है। आपको आप अगर अपनी मम्मी पापा को या कोई आपके घर में कोई बूढ़ा इंसान है या फिर अभी कोरोना काल में जो अलग से रहता था रूम में, तो वो ड्रग ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसका हम सबसे मेन क्या करते थे, सबसे मेन तरीका क्या होता है, पिल काउंटिंग। उसकी जो वो होती है दवाइयाँ, उसे उठा के देखते हैं इसमें इसमें इतनी खत्म हो गई है, इसमें इतनी बची है, इसका मतलब कि तुमने आज के दिन इतनी दवाई खाई है, इतनी नहीं खाई है, अगर आप प्रॉपर नहीं खा रहे हैं तो। ठीक है, उसके अलावा असेसिंग फार्मेसी रिफिल रेट एंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेडिकेशन। उसके अलावा काफी तरीके होते हैं, लाइक फार्मेसी रिफिल का भी एक तरीका होता है, प्रिस्क्रिप्शन रिफिलिंग जिसे बोलेंगे, कि अगर आप 10 दिन की आपको दवाई दी है और अगर आप 10 दिन में उसको खत्म कर दिए हैं तो आप सही चल रहे हैं, और अगर आपने 10 दिन में उसको खत्म नहीं किया है, फार्मेसी रिफिल के लिए आप नहीं गए हैं, इसका मतलब कि आपने उस ड्रग को खत्म नहीं किया है, और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेडिकेशन एडहेरेंस का इशू है। ठीक है, अब आता है पेशेंट मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमें एडहेरेंस पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो वही सेम चीज यहाँ पे आएगी। अगर हमें नॉन एडहेरेंस पता लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, वही चीज है, आप ब्लड और यूरिन लेवल को चेक करोगे, अगर वो उसमें शो हो रही है तो आप खा रहे हैं ड्रग, अगर नहीं शो हो रही है इसका मतलब कि नॉन एडहेरेंस है, मतलब आपने मेडिसिन नहीं ली है। ठीक है, फॉलो नहीं किया है रूल को। वही ब्लड लेवल को आप मेंशन करके डिटेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में वही पिल काउंटिंग होती है कि आपके कंटेनर में कितनी दवाइयां बची हुई हैं, और वही प्रिस्क्रिप्शन रिफिलिंग की एक्यूरेट डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर ड्रग ली या नहीं ली। उसके अलावा इसके अंदर तीसरी चीज होती है हेल्थ आउटकम। अगर आप ड्रग को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। फायदा होगा इन द सेंस कि आपके जो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप ड्रग यूज कर रहे थे, चाहे वो बीपी के लिए था, चाहे अस्थमा के लिए था, या हॉस्पिटलाइज थे तो आपको कुछ दिया गया, या आपने दवाइयाँ ली प्रॉपरली, तो उससे हमको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट मिलेगा इट मीन्स कि मेडिकेशन ली है। लेकिन अगर आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और आप को फाइनली बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स हैं जो एडहेरेंस को अफेक्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म ऑफ ट्रीटमेंट एंड एडवर्स इफेक्ट में लीड टू पुअर मेडिकेशन एडहेरेंस। सबसे मेन चीज है, अगर
कोई ऐसी बीमारी हो गई है आपको जो आप लंबे समय तक आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, या फिर कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप झेल नहीं पा रहे हो, तो इस कंडीशन में मेडिकेशन एडहेरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि पेशेंट लंबे समय तक मेडिसिन खाता है तो वो परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है फिर छोड़ देता है खाना, या बीच बीच में खाता है, बीच में छोड़ देता है, बीच में खाता है, बीच में छोड़ देता है। और अगर एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाइक उसको बहुत वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है एंड ऑल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस वजह से भी वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता है रूल को। ठीक है। नंबर ऑफ मेडिसिन, द फ्यूअर द मेडिसिन प्रिस्क्राइब द बेटर द एडहेरेंस। अगर कम से कम दवाइयाँ डॉक्टर देगा तो पेशेंट आराम से उसको ले लेगा, तो वो एडहेरेंस उससे बेटर होगा। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में उसको मेडिसिन दे दी तो पेशेंट 2 दवाई खाएगा, तीसरी छोड़ देगा। क्योंकि कई बार जब बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती है ना, तो आपको समझ में नहीं आता खाऊं नहीं खाऊं, फिर आप छोड़ देते हैं कि नहीं खाते, छोड़ो। तो वो चीज है कि नंबर ऑफ मेडिसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपको एक लिमिटेड नंबर में मेडिसिन होनी चाहिए ताकि एडहेरेंस बेटर रहे। ठीक है। तो इसीलिए काफी सारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन्हें एक साथ दे दिया जाता है, मतलब एक ही कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल होते हैं ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है। Frequency of dosing. Better medication adherence may be expected for medicine administered once daily compared to more frequent administration. नॉर्मली अब ऐसी ड्रग्स बनाई जाती हैं जिन्हें आप दिन भर में एक बार लो और वो 24 आवर्स तक वर्क करें। जब आपको दिन में एक ही मेडिसिन को 2 बार 3 बार 4 बार लेना पड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग को बढ़ाना भी बहुत सही तरीका है फॉर improving the adherence. ठीक है। So this is all about the medication adherence.